नमस्कार दोस्तों, अमित एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं यहाँ वीडियो आप सभी के लिए लेके आया हूँ। अरस्तु के बारे में है। अरिस्टोटल इसको कहा जाता है। बड़ी महत्वपूर्ण होने जा रही है दोस्तों यह वीडियो दोस्तों आपके हर एग्ज़ाम में काम आएगी। आप नेट का देते हैं पॉलिटिकल साइंस से, यदि आप लेक्चर का देते हैं पॉलिटिकल साइंस से, यदि आप एलटी का देते हैं, उत्तराखंड एलटी है या यूपी एलटी है, ऑल इंडिया लेवल पे आप किसी भी एग्ज़ाम को देते हैं तो अरस्तु से जो संबंधित क्वेश्चंस होंगे वो पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में आपको अरस्तु के बारे में संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में दी जा रही है दोस्तों, और अलग अलग पार्ट में डिवाइडेड होगी यह वीडियो अरस्तु के बारे में, और बड़ी महत्वपूर्ण होने जा रही है। आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों। अरस्तु, अरिस्टोटल भी अरस्तु को कहा जाता है। अरस्तु की यदि हम जन्म की बात करते हैं तो अरस्तु का जो जन्म हुआ था 384 ईसा पूर्व में थ्रेस स्थित स्टॉकग्रिस नामक जगह पर हुआ था, जो यूनानी उपनिवेश था। अगर हम बात करते हैं जो स्थान है, इनके जन्म का जो स्थान है उसका नाम है थ्रेस स्टॉकग्रिस नामक जगह पर हुआ था। थ्रेस में हुआ था और स्टॉकग्रिस नामक जगह पर हुआ था, जो कि है यूनान का क्या था, उपनिवेश था। यानी यूनान का क्या उस पर अधिकार था। अरस्तु महान प्राचीन यूनानी राजनीतिक दार्शनिक प्लेटो का शिष्य था। अगर बात करते हैं अरस्तु किसका शिष्य था, तो प्लेटो का शिष्य था। विश्व विजय की महत्वाकांक्षा रखने वाले सिकंदर का गुरु था। अगर हम बात करते हैं तो अरस्तु जो था गुरु था किसका था, सिकंदर का था, जिसने क्या विश्व विजय की महत्वाकांक्षा जिसने रखी थी, सिकंदर ने। सिकंदर का नाम आपने सुना होगा दोस्तों। तो सिकंदर का गुरु कौन था, अरस्तु था, और अरस्तु का गुरु कौन था, प्लेटो था। अरस्तु राजनीति विज्ञान के पिता कहे जाते हैं। अगर बात करते हैं तो अरस्तु क्या है, राजनीति विज्ञान के पिता कहे जाते हैं, तथा उन्होंने पॉलिटिक्स नामक प्रसिद्ध रचना लिखी थी। पॉलिटिक्स नामक प्रसिद्ध रचना किसने लिखी है, अरस्तु ने लिखी है। अगर पूछा जाएगा कि पॉलिटिक्स किसकी महान कृति है, तो अरस्तु की है। अरस्तु ने राजनीति विज्ञान को मास्टर साइंस कहा है। दोस्तों, अरस्तु ने राजनीति विज्ञान को क्या है, मास्टर साइंस कहा है। तो इस प्रकार से अरस्तु ने पॉलिटिक्स लिखी है और राजनीति विज्ञान को उन्होंने क्या मास्टर साइंस कहा है। आ सकता है कि निम्नलिखित में से किसने राजनीति विज्ञान को मास्टर साइंस कहा है, तो अरस्तु ने क्या कहा है। अरस्तु ने लीसियम नामक शैक्षणिक संस्था भी खोली थी। लीसियम, अगर बात की जाए तो निम्नलिखित में से किसने लीसियम नामक शैक्षणिक संस्था खोली थी, तो अरस्तु ने खोली थी 335 ईस्वी पूर्व में। तो इस प्रकार से दोस्तों लीसियम नामक जो शैक्षणिक संस्थान था वो अरस्तु ने खोला था 335 ईस्वी पूर्व में। अरस्तु द्वारा आगमनात्मक, द्वंद्वात्मक, स्वदेशीय, अन्वीक्षात्मक, विश्लेषणात्मक आदि पद्धतियों का प्रयोग किया गया है। अगर बात करते हैं अरस्तु ने अनेक प्रकार की क्या पद्धतियों का प्रयोग किया, जिसमें अरस्तु जैसे आगमनात्मक पद्धति हो गई, द्वंद्वात्मक पद्धति हो गई, स्वदेशीय पद्धति हो गई, अन्वीक्षात्मक पद्धति हो गई, विश्लेषणात्मक पद्धति हो गई, का इस प्रकार से अरस्तु ने अपने जीवन में प्रयोग किया है। प्लेटो, अरस्तु, रूसो, हीगल, ग्रीन इत्यादि आदर्शवादी विचारक हैं। अगर बात करते हैं आदर्शवादी विचारकों की, तो अरस्तु जो आता है आदर्शवादी विचारक में आता है। आदर्शवादी विचारक वे विचारक आदर्शवादियों में शामिल हैं जो अपना विचार अमूर्त विचार से आरंभ करते हैं तथा राज्य एवं समाज को प्राथमिकता प्रदान करते हैं तथा चाहिए पर बल प्रदान करते हैं। इस प्रकार से आदर्शवाद की सूची में उन्हें रखा जाता है जो चाहिए पर क्या है, बल प्रदान करते हैं। हमें इस प्रकार से चाहिए, इस प्रकार से क्या समाज होना चाहिए, और इस प्रकार से व्यवस्था होनी चाहिए, राज्य में इस प्रकार से व्यवस्था होनी चाहिए। तो इस प्रकार से क्या है, ये चाहिए पर बल प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार से आदर्शवादी विचारकों की यदि सूची में जो नाम आता है, अरस्तु का नाम आता है, तो प्लेटो भी है आदर्शवादी विचारक, अरस्तु भी है, रूसो भी है, हीगल भी है और ग्रीन भी है। तो ये बड़े महत्वपूर्ण नाम है दोस्तों, आगे इन पे मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा। प्लेटो, अरस्तु, रूसो, हीगल, ग्रीन इत्यादि क्या है, आदर्शवादी विचारक हैं। तो वे विचारक जो आदर्शवादियों में शामिल है, जो अपना विचार क्या है, अमूर्त विचार से आरंभ करते हैं तथा राज्य एवं समाज को प्राथमिकता प्रदान करते हैं। तो इनके लिए क्या है महत्व, राज्य का महत्व हो जाता है, समाज का इनके लिए क्या है, ये समाज को महत्व देते हैं। इनको क्या है, आदर्शवादी विचारों की सूची में रखा जाता है। अरस्तु एथेंस से कालचिस भाग गया था ताकि एथेंसवासी दर्शन शास्त्र के विरुद्ध दूसरा अपराध न कर सकें। तो इस प्रकार से क्या अरस्तु क्या भाग गया था, वहाँ से एथेंस से भाग गया था। और
हम अध्ययन पद्धति के बारे में जानेंगे। अरस्तु की जो अध्ययन पद्धति थी, अरस्तु की अध्ययन पद्धति को स्वदेशात्मक पद्धति कहा जाता है। बड़ा महत्वपूर्ण है दोस्तों, पूछा जाएगा कि अरस्तु की अध्ययन पद्धति को कहा जाता है डॉट डॉट, तो स्वदेशात्मक पद्धति कहा जाता है। टेलियोलॉजिकल, इसको इंग्लिश में टेलियोलॉजिकल कहा जाता है। अरस्तु के अनुसार किसी वस्तु का उद्देश्य पूर्व निर्धारित होता है। अरस्तु के अनुसार क्या होता है, किसी वस्तु का जो उद्देश्य होता है वो पहले से ही निर्धारित होता है। स्वदेशात्मक पद्धति में संपूर्ण की कल्पना पहले की जाती है। स्वदेशात्मक पद्धति में क्या है, संपूर्ण की क्या कल्पना पहले की जाती है। जैसे बीज से पहले वृक्ष की कल्पना की जाती है ना। बीज से पहले क्या है, वृक्ष की कल्पना की जाती है कि इस बीज को बोने से इस प्रकार का वृक्ष उत्पन्न होगा। अरस्तु ने स्वदेशात्मक पद्धति का प्रयोग करते हुए राज्य को व्यक्ति से पहले बताया। अरस्तु ने क्या स्वदेशात्मक पद्धति का प्रयोग करते हुए राज्य को क्या है, व्यक्ति से पहले बताया। यानी राज्य, अरस्तु ने राज्य को क्या प्राथमिकता दी है, राज्य को क्या व्यक्ति से पहले रखा है। अरस्तु के अनुसार राज्य मनुष्य का पूर्वगामी है। किसने कहा था, आपके पास स्टेटमेंट आ सकता है कि किसने कहा था कि राज्य क्या मनुष्य का पूर्वगामी है, तो अरस्तु ने कहा था दोस्तों। तो अरस्तु के अनुसार क्या राज्य क्या है, मनुष्य क्या पूर्वगामी है। स्वदेशात्मक पद्धति का जो विस्तृत अभिप्राय इस प्रकार से है, उसमें लकड़ी जैसे मटेरियल केस, निर्माण के यंत्र एफिशिएंटी केस और मेज का विचार हो गया, फॉर्मल केस, मेज का निर्माण फाइनल केस। तो इस प्रकार से क्या है, स्वदेशात्मक पद्धति का इस प्रकार से विस्तृत अभिप्राय है। उन्होंने लकड़ी, निर्माण के यंत्र हो गया, मेज का विचार हो गया, मेज का निर्माण हो गया, तो इस प्रकार से क्या है किया जाता है। किस प्रकार से क्या, अगर मेज का निर्माण किया जाएगा तो किससे क्या, पहले लकड़ी होनी चाहिए, फिर लकड़ी के द्वारा क्या है निर्माण के यंत्र होने चाहिए, है ना। किस प्रकार से क्या उनका जो मेज को किस प्रकार से निर्माण किया जाता है, इस प्रकार से पूरे सामान होने चाहिए। फिर मेज का विचार, किस प्रकार का मेज होना चाहिए, है ना, किस प्रकार इसका डिजाइन तैयार किया जाएगा, इस प्रकार से होना चाहिए, है ना। तो मेज का निर्माण इस प्रकार से लास्ट में क्या मेज का निर्माण किया जाता है। तो इस प्रकार से क्या पद्धति का विस्तार इस प्रकार से, स्वदेशात्मक पद्धति का क्या है विस्तृत जो अभिप्राय है इस प्रकार से, है ना, शुरुआत से और इस प्रकार लास्ट तक। तो स्वर्णिम मध्य मार्ग का सिद्धांत दिया था अरस्तु ने। अरस्तु ने क्या स्वर्णिम मध्य मार्ग का सिद्धांत दिया था। तो आ सकता है आपके पास कि स्वर्णिम मध्य मार्ग का सिद्धांत किसने दिया था, अरस्तु ने दिया था। अरस्तु के चिंतन में मध्यम मार्ग का विचार प्रभावी है। अरस्तु के चिंतन में क्या है, मध्यम मार्ग का विचार प्रभावी है। निम्नलिखित में से किसके चिंतन में डॉट डॉट का विचार प्रभावी है, यानी मध्यम मार्ग का विचार किसके चिंतन में प्रभावी, तो अरस्तु के चिंतन में प्रभावी है। यह विचार अरस्तु के चिंतन में प्रत्येक संकल्पना में दिखाई देता है। उदाहरण के लिए शासन प्रणाली और संपत्ति के संदर्भ में भी उसने मध्यम मार्ग का सहारा लिया था। अरस्तु ने क्या है, शासन प्रणाली हो या संपत्ति के संदर्भ में उसने क्या मध्यम मार्ग का सहारा लिया था। तो मध्यम मार्ग का सिद्धांत अरस्तु ने प्रतिपादित किया था दोस्तों। आप इस चीज़ को नोट कर सकते हैं, आप अपनी बुक में भी नोट कर सकते हैं, नोटबुक में नोट कर सकते हैं आप कि मध्यम मार्ग का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, अरस्तु ने प्रतिपादित किया था। अब राज्य के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे कि अरस्तु ने राज्य के बारे में किस प्रकार के विचार व्यक्त किए थे। राज्य के विकास का कर्म परिवार, गांव व राज्य है अरस्तु के अनुसार। ठीक है, अरस्तु के अनुसार राज्य स्वाभाविक, प्राकृतिक व आंगिक संस्था है। अरस्तु ने राज्य को क्या स्वाभाविक कहा है, प्राकृतिक कहा है, आंगिक संस्था कहा है। अरस्तु के अनुसार राज्य समुदाय का समुदाय है। दोस्तों अरस्तु के अनुसार राज्य क्या है, समुदायों का समुदाय है, यानी जो समुदाय है उनका भी क्या है, समुदाय है राज्य। तो व्यक्ति का पूर्ण नैतिक विकास राज्य में ही संभव है। अरस्तु ने कहा है दोस्तों कि व्यक्ति का जो पूर्ण नैतिक विकास है वो राज्य में ही संभव है। अतः अरस्तु के अनुसार राज्य का अस्तित्व जीवन के लिए है, लेकिन राज्य अच्छे जीवन के लिए बना हुआ है। अरस्तु के अनुसार क्या है, राज्य का जो अस्तित्व है जीवन के लिए है, लेकिन राज्य के अच्छे जीवन के लिए बना हुआ है। अरस्तु के अनुसार जो व्यक्ति राज्य में नहीं रहता है या तो वह पशु है या देवता है। अरस्तु ने कहा है कि जो व्यक्ति राज्य में निवास नहीं करता है या तो वह पशु है या फिर वह देवता है। अरस्तु के अनुसार राज्य एक नैतिक संगठन है जो आत्मनिर्भर एवं सर्वश्रेष्ठ है। अरस्तु के अनुसार क्या राज्य एक नैतिक संगठन है जो कि क्या आत्मनिर्भर एवं सर्वश्रेष्ठ है। अरस्तु के हम आदर्श राज्य की विशेषता पे चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से अरस्तु का जो आदर्श राज्य है किस प्रकार से होना चाहिए। अरस्तु शासन प्रणाली पॉलिटी होनी चाहिए। राज्य की जनसंख्या न ज़्यादा न कम होनी चाहिए अरस्तु के अनुसार। राज्य का आकार भी न ज़्यादा न कम होना चाहिए अरस्तु के अनुसार। राज्य समुद्र के किनारे स्थित होना चाहिए। अरस्तु ने राज्य की जो विशेषता बताई कि राज्य क्या समुद्र के किनारे स्थित होना चाहिए। नागरिकों का चरित्र बुद्धिमान और साहसी दोनों का मिला जुला रूप होना चाहिए। अरस्तु ने कहा है कि नागरिकों का चरित्र बुद्धिमान और साहसी दोनों का मिला जुला रूप होना
चाहिए। तो इस प्रकार से अरस्तु ने राज्य की विशेषताएं बताई है दोस्तों। एक बार दोबारा इसे रिवाइज कर रहा हूँ कि अरस्तु ने जो राज्य की आदर्श राज्य की जो विशेषताएं बताई इस प्रकार से बताई है। अरस्तु के आदर्श राज्य की विशेषताएं: नंबर 1, शासन प्रणाली पॉलिटी होनी चाहिए। राज्य की जनसंख्या न ज़्यादा न कम होनी चाहिए। राज्य का आकार भी न ज़्यादा न कम होना चाहिए। राज्य समुद्र के किनारे स्थित होना चाहिए। नागरिकों का चरित्र बुद्धिमान और साहसी दोनों का मिला जुला रूप होना चाहिए। तो दोस्तों इस प्रकार से क्या है, अरस्तु ने राज्य की आदर्श राज्य की विशेषताएं बताई थी। तो दोस्तों आपसे निवेदन है कि यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो शेयर जरूर कीजिएगा। और इसी प्रकार से दोस्तों अरस्तु पे अलग अलग पार्ट में इस प्रकार से लाऊंगा वीडियो आप सभी के लिए, और बड़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। आपको इस प्रकार से नोटबुक में आप नोट कर सकते हैं। और आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही है। धन्यवाद।